देखिए इसका यदि टाइम पीरियड देखिएगा समुद्रगुप्त का तो 335 ईस्वी और 375 ईस्वी। आज का क्लास किस सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है तो यूजी सेमेस्टर 1 जो 4 वर्ष के कोर्स में आप जिनका एडमिशन लिए हैं, आईआरसी पेपर जिनका हिस्ट्री है, उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और समुद्रगुप्त यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समुद्रगुप्त का चर्चा कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त शासक बना गुप्त वंश के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर कांच नाम उत्कीर्ण है। क्या नाम उत्कीर्ण है? कांच नाम उत्कीर्ण है। इन पर सर्व राजोचितता विरुद्ध भी मिलता है। अभिलेखों में यह विरुद्ध समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुछ विद्वानों जैसे स्मिथ, फ्लिट और एलन कांच को समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं। कांच को समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों जैसे हिरास कांच को समुद्रगुप्त का भाई बताते हैं। समुद्रगुप्त का भाई बताने विद्वानों में मतभेद है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समुद्रगुप्त का अपने भाइयों से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। अपने भाइयों के से जो है सो उत्तराधिकार मतलब मान लीजिए इसके बाद कौन राजगद्दी पकड़ेगा, इसको लेकर के उनके बीच में काफी ज्यादा संघर्ष हुआ था। अब हम समुद्रगुप्त के विजयों के विषय में चर्चा करेंगे। राज्य पर अपना निर्विवाद अधिकार स्थापित करने के बाद समुद्रगुप्त ने विजय अभियान प्रारंभ किया। अब उसने उसके विजयों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख के जो रचयिता हैं वो हरिसेन है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में लिखा गया है। इसमें निम्नलिखित राज्यों के विजय के विषय में पता चलता है। पहला है आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त के कुल 12 राज्यों के समुद्रगुप्त ने विजय की। कितने राज्यों की विजय की? 12 राज्यों की विजय की। और यह विजय 2 बार में पूर्ण हुई। पहली बार में 3 राज्य एवं दूसरी बार में 9 राज्यों की विजय की गई। प्रयाग प्रशस्ति में इस विजय को आर्यावर्त राज्य प्रशोभोद्रन कहा गया है, अर्थात इन राज्यों को बलात् उन्मूलन कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। आर्यावर्त की प्रथम युद्ध का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति की, ठीक है, 14वीं पंक्ति में, जबकि आर्यावर्त की द्वितीय युद्ध का उल्लेख 21वीं पंक्ति में किया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ का युग प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। इस युद्ध में उसने 12 राज्यों को पराजित किया। कितने राज्यों को पराजित किया? 12 राज्यों को पराजित किया। और इन राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इसका मतलब क्या है? अर्थात ये जो मैंने वर्ड यूज किया ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि विजय के बाद उनके राज्य वापस कर दिए गए। विजय के बाद उनके राज्य क्या कर दिए गए? वापस कर दिए गए। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी। किस विजय की संज्ञा दी? धर्म विजय की संज्ञा दी। अब तीसरा जो है आठविक राज्यों की विजय। आठविक राज्यों की विजय क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों का उल्लेख है। ये आठविक राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में फैले हुए थे। तो आपको यदि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विषय में आपको पूछा जाएगा तो आप आर्यावर्त की विजय को भी पॉइंट बनाएंगे, दक्षिणापथ की विजय को भी पॉइंट बनाएंगे, आठविक राज्यों की विजय को भी आप पॉइंट बनाएंगे। तो आठविक राज्यों में क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों का उल्लेख है। ये आठविक राज्य जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में फैले हुए थे। इन राज्यों को अपना सेवक बना लिया। परिष्कारीकृत सर्वाधिक राजस्य है ना,
आगे बात करते हैं, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट और विजय था सीमावर्ती राज्यों की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। इनके विषय में कहा गया है कि वे समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के करों को देते थे, सभी प्रकार के जो टैक्स थे उसको वो देते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें इन राज्यों की संख्या 5 थी। पहला समतट, समतट में कौन कौन आएगा? पूर्वी बंगाल अथवा आधुनिक बांग्लादेश। दूसरा द्वाक, इसकी पहचान असम के नौगांव जिले में स्थित डौक से की जाती है। तीसरा कामरूप, वर्तमान में असम। चौथा कर्तरीपुर, इसकी पहचान जालंधर में स्थित करतारपुर से की जाती है। और पांचवा नेपाल। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि समुद्रगुप्त का विदेशी शक्तियों से क्या संबंध थे, उनका क्या रिलेशन था, फॉरेन उनकी क्या पॉलिसी थी, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में कुछ विदेशी शक्तियों का नाम दिए गए हैं। इसमें देवपुत्र सहासिनु सिंह, शक, मुरुंड, सिंघल, श्रवदीपावसु भी शब्द मिलता है। इनके विषय में बताया गया है कि वे स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करना, कन्याओं के उपहार एवं अपने राज्यों में शासन करने के निमित्त गरुण मुद्रा से अंकित राज्यों की प्रार्थना करना आदि विधियों, विभिन्न उपायों द्वारा सेवा किया करते थे। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे देखिए, पहला है देवपुत्र सासिनुसी, मतलब क्या है? इससे तात्पर्य कुषाणों से हेय गुप्तों के समय में पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण नरेश केदार कुषाण था। क्या नाम था उनका? केदार कुषाण था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशावर क्षेत्र का राजा था। अब आगे बात करते हैं शक का उसमें क्या था? तो ये लोग पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे। समुद्रगुप्त का समकालीन शासक रुद्र सिंह तृतीय था। और तीसरा है मुरुंड, इनकी पहचान संदिग्ध है। और चौथा है सिंघल। समुद्रगुप्त में सिंघल श्रीलंका का शासक जो था वो मेघवर्मन था। चलिए, तो ये हम लोग देखे समुद्रगुप्त का क्या क्या संबंध था विदेशों के साथ। देखिए, अश्वमेध यज्ञ भी एक किए अपनी विजयों के उपरांत। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्के से स्पष्ट हैं। उन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के मुख भाग पर यज्ञयूप से बने हुए घोड़े का चिन्ह एवं पृष्ठभाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति दिया गया है। समुद्रगुप्त ने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? कविराज की उपाधि। कई बार कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त वंश के वो कौन से शासक थे जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की, तो आपको बताना है समुद्रगुप्त ने। वह बीना प्रेमी भी था। उसके दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु भी रहते थे। समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त है, जो निम्नलिखित है। पहला है गरुड़ प्रकार, दूसरा धनुर्धरी प्रकार, तीसरा परशु प्रकार, चौथा अश्वमेध प्रकार, पांचवा व्याघ्र हनन प्रकार, छठा वीणा वादन प्रकार। ये हैं समुद्रगुप्त के सिक्के। तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखें समुद्रगुप्त के विषय में जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके पहले हम लोग देखे थे अशोक के विषय में। इसलिए जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट करते जाइए। वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और जो भी पॉइंट है उसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।